हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमने कौन सी बतानी है जो करेक्ट है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, अच्छा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी बार स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ है, रोम में, रोम इटली। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है इटली में, रोम में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये यही है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ लोकेटेड इन रोम इटली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द मेन गोल्स ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ टू एंड हंगर एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी ग्लोबली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो मेन गोल है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, जो एम है वो क्या है, हंगर को एंड करना एंड इम्प्रूव करना फूड सिक्योरिटी को ग्लोबली। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनिशिएटिव टू असिस्ट कंट्रीज इन इमरजेंसी सिचुएशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है बेसिकली, और ये किसका पार्ट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स का पार्ट है। ये इनिशिएटिव जो है किस लिए, बेसिकली कंट्रीज़ को असिस्ट करने के लिए इन इमरजेंसी सिचुएशंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो 1, 2 एंड 3 तीनों ही हमारे पास राइट आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ग्रॉस वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमी। सो GVA की अगर हम बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो बेसिकली ये क्या होता है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये बेसिकली वो वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आता है उसको कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 2 स्टेटमेंट्स है हमने यहाँ पे करेक्ट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे हमारी, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द RBI was established and amended under the RBI Act 1934। सो स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है किसके अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सो इस एक्ट के अंडर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एस्टैब्लिश हुई है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो MPC का जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, और ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। सो गवर्नर ऑफ RBI गवर्नर जो होते हैं, RBI के गवर्नर जो होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं MPC के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी जो होते हैं वो नहीं होते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज हमसे करेक्ट पूछ रहे थे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं MPC के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, RBI के गवर्नर जो होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, ना कि सेक्रेटरी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी एंड स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ओनली 1। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन एन इंडियन स्टेट्स। सो स्टेट्स में डेप्यूटी CMs को कौन अपॉइंट करते हैं। सो अगर अपॉइंटमेंट की बात है तो अपॉइंटमेंट मैंने आपके साथ पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। स्टेट में क्या होता है, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को। और यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें तो कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, एंड इसी में क्या आ जाते हैं, डेप्यूटी CM भी आ जाते हैं। सो डेप्यूटी CM को भी कौन अपॉइंट करते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेट में जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ये होगा राइट आंसर, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सो लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये क्या होता है, लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो होता है ये बेसिकली डिवाइस या टूल्स हम कह लें, डिवाइस जो होते हैं टूल्स होते हैं जो सिंपल होते हैं, यूज़ करने में सिंपल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, एंड बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है, सो वो होता है लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, स्क्रीन रीडर्स, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ब्रेल पेपर,
व्हील रैम्प्स। सो यहाँ पे अगर हम चारों हम देखते हैं तो जो इजीली क्या होता है वो होता है व्हील चेयर रैम्प्स एंड ब्रेल पेपर, और स्क्रीन रीडर्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 2। सो ओनली 2 जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ये बेसिकली जो होता है लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें एक ये चीज़ कि एडवांस टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमारा सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन गलत था। सो यहाँ पे एडवांस टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती ऑपरेट करने के लिए। हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वो वही होता है लो टेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई जो हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 2 था वो हमारा इनकरेक्ट था। सो यहाँ पे जो होगा ओनली 2 हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेंटेनिल। सो फेंटेनिल क्या है बेसिकली? फेंटेनिल की अगर हम बात करें, सो इट इज़ अ पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग सिग्निफिकेंटली मोर पोटेंट देन मॉर्फाइन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अप्रूव्ड एज ए पावरफुल एंटी हिस्टामाइन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये किसी भी एलर्जीज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जो राइट आंसर होगा, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, वो होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रेन रॉट। सो ब्रेन रॉट की अगर हम बात करें, सो ब्रेन रॉट क्या होता है बेसिकली? ब्रेन रॉट होता है सपोज्ड डिटीरियोरेशन ऑफ अ पर्सनस मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ ट्राइवियल ऑनलाइन कंटेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रातापानी टाइगर रिजर्व। सो रातापानी टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज़ में था, ये क्यों न्यूज़ में था? कहाँ है रातापानी टाइगर रिजर्व? सो रातापानी टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो बेसिकली अभी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने क्या किया है? ऑफिशियली नोटिफाई किया है, ऑफिशियली नोटिफाइड किया है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए टाइगर रिजर्व। सो जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे टाइगर रिजर्व अभी ऑफिशियली नोटिफाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने। एंड अगर हम बात करें ये रातापानी टाइगर रिजर्व, जो ये है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये अभी टाइगर रिजर्व बनाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और ये 8th टाइगर रिजर्व होगा। ये 8th टाइगर रिजर्व है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का 8th नंबर का टाइगर रिजर्व, पहले 7 थे, और अब रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। सो ये 8th नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, सो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2014 में एस्टैब्लिश किया था थ्रू द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। सो ब्रिक्स मेंबर्स ने इसे एस्टैब्लिश किया था 2014 में। यहाँ पे स्टेटमेंट से देखते हैं हम, इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ये बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये, एम्ड एट मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, इसका एम है मोबिलाइज करना रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए एंड दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी ये बैंक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 बाई ब्रिक्स कंट्रीज़ एंड करेंटली हैज़ 5 मेंबर्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की, सो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज मैंने अभी बताया ये 2014 में स्टैब्लिश हुई है। एंड सेकेंड जो यहाँ पे पार्ट है इस स्टेटमेंट का कि 5 मेंबर्स नहीं है टोटल। अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं, करंट कितने मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के? 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स तो कौन से हो गए? ब्रिक्स वाले 5 मेंबर्स हो गए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड इसके अलावा 3 कंट्रीज़ और हैं। इसके अलावा 3 कंट्रीज़ और कौन सी याद रखनी है आपको? बांग्लादेश, UAE एंड इजिप्ट। सो ये 3 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स के अलावा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे NDB हैज़ द इनिशियल authorized capital of USD 100 billion which is divided into 1 million shares that have a par value of $100,000 each. So यहाँ पे statement 3 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। NDB has the initial authorized capital of USD 100 billion which is divided into 1 million shares that have a par value of $100,000 each. So यहाँ पे statement 3 and statement 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे। So स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था ना कि 2015 में। एंड करंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो करंट मेंबर्स हैं 8।
सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं। ओनली 2 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ICJ, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, सो ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है UN का, एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं हेडक्वार्टर की, सो हेडक्वार्टर का है नीदरलैंड में, नीदरलैंड में हेग में। हेग जगह है नीदरलैंड में, यहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, हेग में इस्टेब्लिश हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में। और ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑर्गन है इसका यूनाइटेड नेशंस का। एंड यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिनमें से एक है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और कितनी बार ये भी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है UN का जो न्यूयॉर्क में नहीं है या फिर USA से बाहर है। सो USA से की बाहर कंट्री में जो है ICJ है नीदरलैंड में। बाकी जितने भी हेडक्वार्टर, बाकी जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है, टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से एक है ICJ, और बाकी 5 जो है इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, USA में ही आपको मिलेगा, किसी ना किसी स्टेट में USA में ही है। बट ICJ एक लौती प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की जिसका हेडक्वार्टर USA से बाहर है, यानी कि नीदरलैंड हेग में है। सो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा 1945। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, द ICJ इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो ये तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड है, इट कैन सेटल डिस्प्यूट्स ओनली बिटवीन स्टेट्स एंड कैन नॉट एड्रेस द केसेस इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स और पार्टी एंटिटीज़। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सेटल करता है डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर स्टेट्स हैं ICJ के, उन्हीं के बीच में ये केसेस रिजॉल्व करता है, ना कि प्राइवेट एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन केस। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसके जो डिसीजंस होते हैं ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ये बाइंडिंग होते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन केस, जो भी पार्टीज केस में इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं डिसीजंस ICJ के। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों ही हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ऑल द 3 आर राइट, ऑल द 3। सो ऑल 3 इज द राइट आंसर, ऑल 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।